आज रास्ता बना दिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, मेहनत आपकी एक ना एक दिन ज़रूर सफल होगी। ठीक है साथियों, देखिए हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक था वो था द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्त, चलिए पहले के जो हमने क्वेश्चन थे, हमारे पहले के 5 क्वेश्चन थे इसमें, वो हमने पूरे के पूरे कवर कर लिए थे। चलिए दूसरे के हम आज ख़त्म करते हैं क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से, ज़रूर समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को देखिए, सभी क्वेश्चनों को आप स्क्रीन पर आप अपनी देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, देखिए पढ़ के बताता हूँ मैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। ठीक है दोस्त, दो संख्याएं हमको ज्ञात करनी है जिनका योग आना चाहिए 27 और गुणनफल आना चाहिए 182। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखिए दो संख्या ज्ञात करवा रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे कि दो संख्याओं को पहले हम मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, माना दोनों संख्याएं, माना दोनों संख्याएं x, y। ठीक है दोस्त, क्या है, दोनों संख्याएं x, y है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिनका योग कितना हो, 27 हो। अब हम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें जो संख्या माननी थी हमने वो संख्या मान ली। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याएं, कौन कौन सी संख्या है, एक x और एक y। तो ये जो दोनों संख्या हैं इनका योग, ठीक है दोस्त, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 27 है। देखिए दोस्त, ये बन गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और गुणनफल कितना हो, चूंकि गुणनफल कितना हो मतलब x और y, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें फाइनली x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, x और y के हमें मान निकालने हैं, यही हमारी वो दो संख्या हैं जिनका हमें मान चाहिए है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, या तो आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से y का मान। ठीक है, x प्लस y, समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। ठीक है दोस्त, ये सेम टू सेम प्रतिस्थापन विधि जैसा हम हल कर रहे हैं। ठीक है, हमें दो समीकरण दिए होते थे, हम पहले वाले या दूसरे वाले समीकरण को उठाते थे, वहाँ से x या y की वैल्यू निकालते थे, फिर उसके बाद उस x y की वैल्यू हम रखते थे दो में या एक में। ठीक है, तो हम x का मान निकाल लेते थे। यही कंडीशन इस सवाल में। देखिए y का मान यहाँ से हमने निकाला, y बराबर क्या हो गया, 27 माइनस x, ये बना हमारा समीकरण 3। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्त, इस y के मान को उठाकर हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है हमारा, x गुणा y बराबर 182। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ से y का मान उठा के रखेंगे तो x ऐसे ही, y का मान कितना है, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है दोस्त, x का 27 में गुणा करेंगे 27x, x का x में करेंगे x स्क्वायर। देखिए 182 इस साइड लाएंगे हम बराबर के, तो माइनस की 182 बराबर के उस साइड बचेगा 0। देखिए क्या करेंगे, इसको सही ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 बराबर 0। देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 बराबर 0। ये माइनस है, ये 0 के बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बचा के हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 बराबर 0। देखिए दोस्त, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा समीकरण फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 बराबर 0, ये हमारा समीकरण है। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है दोस्त, ये क्या बन गया हमारा, ये समीकरण बन गया। अब इसको करेंगे हम गुणनखंड विधि से हल। ठीक है, तो दोस्त ये बना हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे हम,
इसको गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमें दो संख्या ऐसी मानना है, दो संख्या ऐसी माननी है जिनका हम गुणा करें तो 182 बन जाए और जोड़ें तो कितने बन जाना चाहिए, 27 बन जाना चाहिए। तो दो संख्या सोचिए कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए बता देता हूँ मैं, एक तो 13 है और एक 14 है, ठीक है। 13 और 14 का जब हम गुणा करेंगे तो 182 हमें प्राप्त हो जाएंगे और 13 और 14 को जोड़ेंगे हम तो कितना बन जाएगा, 27, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब देखिए माइनस के 27 एक्स चाहिए हमें, तो दोनों संख्या हमें माइनस में माननी पड़ेंगी, ठीक है। दोनों संख्याओं को जब हम माइनस में मानेंगे और दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तब जाकर ये माइनस की संख्या बन पाएगी, ठीक है। तो माइनस के 13x और माइनस के 14x, ठीक है दोस्त। माइनस 13x माइनस 14x जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के 27x, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने सही ऑर्डर में लिखा है ये। और प्लस 182 जे ऐसे उतार दो, ठीक है, बराबर 0। चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, 13 तो है नहीं, ठीक है। कॉमन वही संख्या आती है जो दोनों जगह एक जैसी हो, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन दिख रहा है हमें, तो x निकल आएगा। तो यहाँ से x की घात 2 है तो एक x बचा यहाँ पर, ठीक है, माइनस यहाँ से x बाहर निकल आया तो क्या बचा अंदर, 13। माइनस के 14 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचा माइनस। देखिए माइनस की अगर संख्या बाहर है कॉमन तो एक माइनस और लेना पड़ेगा जब जाकर प्लस वाली संख्या में बन पाएगी, ठीक है। तो माइनस क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 14 से भाग दे देंगे, 14 एकम 14, 4 14 3 42 13, ठीक है दोस्त। देखिए यहाँ पर x माइनस 13 है, यहाँ पर भी x माइनस 13 है, तो इन दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 13, ठीक है। x माइनस 14, देखिए दूसरी बार हम ये वाली संख्या लिखेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। देखिए दोस्त x माइनस 13 के बराबर में 0 है और x माइनस 14 के बराबर में 0 है, तो दोनों के बराबर में हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 13 के बराबर में 0, 14 के बराबर में 0। तो देखिए x बराबर यहाँ से जी माइनस 13 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या में आ जाएगा, प्लस में। और ये भी जो 14 है बराबर के उस साइड जाएगा तो ये भी निकल आएगा हमारा प्लस में, ठीक है दोस्त। तो देखिए हमें दो संख्याएं जो बनी हैं, हमारी जो दो संख्या बनी है वो कौन सी बनी है, एक तो 13 और एक 14, ठीक है दोस्त। तो हमारी दो संख्याएं हैं 13 और 14। तो अतः दोनों संख्याएं लिख देंगे हम यहाँ पर, अतः दोनों संख्याएं 13, 14 हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्त तीसरा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्त। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए संख्या जो होनी चाहिए वो क्रम से होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए, ठीक है। उन्हें बोलते हैं हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। दो पूछें, चार पूछें, जितना भी पूछें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको बेस समझ में आना चाहिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए दोस्त हम सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो उनको हम पहले मान लेते हैं, ठीक है। माना दो, देखो दो हैं तो पहली मान लेते हैं। माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, देखिए पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लेते हैं हम x है, ठीक है दोस्त। उसके बाद दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या हम मान लेते हैं। देखिए क्रमागत जो संख्या है पूर्णांक, दूसरी धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्या, ठीक है। यहाँ पर x है, देखिए हमने बताया था, हमने कॉन्सेप्ट बताया था आपको 1 2 3 4 वाला, ठीक है। ऐसे 1 से लेकर अनंत तक संख्या चल रही हैं तो हमें 1 से 2 पर जाना है, ठीक है। तो हमें 1 से 2 पर जाना है तो प्लस 1 करेंगे, फिर 2 से 3 पर जाना है तो फिर प्लस 1 करेंगे, 3 से 4 पर जाना है तो फिर प्लस 1 करेंगे, मतलब प्लस 1 1 करके हम अगली संख्या की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, अगर हमने पहली संख्या x मानी है तो इसमें प्लस 1 करेंगे तब हम जाकर अगली संख्या में प्रवेश करेंगे, ठीक है दोस्त। ये हमारी पहली संख्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमागत संख्या। ये धनात्मक पूर्णांक क्रमागत संख्या दूसरी वाली है, ठीक है दोस्त, x + 1, ठीक है। देखिए तो दोनों संख्या हमें प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। देखिए अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, देखिए पहली संख्या है इसके वर्ग, इसका वर्ग, और जो अगली क्रमागत संख्या है x + 1 इसका भी वर्ग, ठीक है। वर्ग मतलब घात 2। तो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग मतलब जोड़ कितना है, 365,
ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर जो सूत्र है वो लग रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है दोस्त। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर ए का मान एक्स है और बी का मान क्या है, 1 है। ए का मान एक्स और बी का मान है 1, तो एक्स स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस के 2, ए का मान कितना है एक्स और बी का मान है 1, बराबर के 365। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्त, 2x का गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 है तो 1 का गुणा करेंगे जब हम 2 बार कर लें चाहे 1000 बार कर लें, ठीक है, 1 ही आएगा, बराबर 365। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1 और ये 365 है, बराबर किस साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, बराबर 0। देखिए 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0। देखिए दोस्त यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। देखिए ये 2 हैं, 2 0 के बटे में चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे 0। तो यहाँ पर हमारा फाइनल समीकरण क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर 0। देखिए दोस्त हमारा जो समीकरण है हमें प्राप्त हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब इसको गुणनखंड विधि से हम हल करके एक्स का मान निकालना है। ठीक है दोस्त, उसके बाद हम दोनों संख्याएं बता सकते हैं कि पहली क्रमांक संख्या इतनी है और दूसरी इतनी है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ से गुणनखंड विधि से, इस समीकरण से गुणनखंड विधि से एक्स का मान निकालना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें 2 संख्या बताओ ऐसी जिनका गुणा करें तो 182 आ जाए और जोड़ें घटाएं तो कितनी आ जाना चाहिए, प्लस के 1, मतलब एक्स बचना चाहिए। तो अभी हमने जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन किया है 13 और 14। देखिए 13 और 14 का जब हम गुणा करेंगे तो 182 प्राप्त हो जाएंगे और 14 में से 13 जब घटा देंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, मतलब एक्स प्राप्त हो जाएगा। देखिए लिखने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर ऐसी हमें चाहिए प्लस की, ठीक है, तो 14x माइनस 13x हम लिख सकते हैं, माइनस के 182 बराबर 0। देखिए यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x, यहाँ से बचा x प्लस 14 माइनस 13, यहाँ से बचा x प्लस 14 बराबर 0। देखिए एक बार लिख लेंगे x प्लस 14 और एक बार लिख लेंगे x माइनस 13। ठीक है, अब देखिए दोनों के बराबर में 0 लिखेंगे, एक बार x प्लस 14 के बराबर में 0, तो x बराबर क्या निकलेगा माइनस की 14। ठीक है, एक वैल्यू निकल कर आ गई है माइनस। फिर सेकंड है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 13 बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो एक वैल्यू निकली है x की प्लस के 13। देखिए दोस्त हमें जो माइनस की संख्या प्राप्त हुई है इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, माइनस वाली संख्या हम नहीं लेते हैं। प्लस वाली संख्या कितनी है हमारी 13। ठीक है दोस्त, प्लस वाली संख्या कितनी है 13। तो देखिए माना पहली संख्या है 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या देखिए, पहली संख्या x है तो x का मान कितना निकला 13 और दूसरी संख्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे, 13 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 13 और 1 14 हमारा। ठीक है दोस्त, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन तीसरा और चौथा हमने कवर कर लिया है, उसके बाद क्वेश्चन 5वें की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से और अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखिए हमें कुछ नियम पता होना चाहिए, सूत्र। चलिए हम साथ साथ में बताते चलेंगे, आप क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। देखिए चित्र के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है दोस्त। इसको हम नाम देते हैं ए बी, ए भुजा ए है, बी है, एक कोण ए, कोण बी और कोण सी, ठीक है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए यहाँ पर हम मान रख देंगे, पहले मान लेते हैं ऊंचाई, माना ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। और देखिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए दोस्त आधार मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानना है हमें, आधार। माना आधार कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त, कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर।
समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x मान लिया हमने, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x अगर आधार है तो उससे 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है दोस्त। और हमें कर्ण दिया है समकोण त्रिभुज में, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर रखेंगे, ये वाली जो भुजा है ये सबसे लंबी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13। ये वाली भुजा होती है कर्ण, देखिए लिख देता हूँ मैं, ये वाली भुजा इसको बोलते हैं हम कर्ण, इस वाली भुजा को बोलते हैं हम लंब, इस वाली भुजा को बोलते हैं हम आधार। ठीक है दोस्त। चलिए तीनों के मान हमें दिए हैं। देखिए आधार कितना है x और ऊंचाई दी है हमें x-7। ठीक है दोस्त। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x की जो वैल्यू है हम वो निकालेंगे। ठीक है, x की जैसी वैल्यू निकलाती है तो हमें आधार का पता चल जाएगा और ऊंचाई का पता चल जाएगा, और कर्ण पहले से दिया है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका सूत्र है, देखिए याद कर लीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्त। देखिए समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस की प्रमेय है उसका सूत्र होता है कि कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में, देखिए नियम है, रूल है ये, कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, ध्यान समझिएगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए सबके मान रख देंगे, कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है x-7, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आधार कितना है, आधार है x, तो x स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा, माइनस 2ab, 2 सत्ते, देखिए डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 2 सत्ते 14x। ठीक है, प्लस के x स्क्वायर। देखिए दोस्त ये 169 है, उस साइड ले जाएंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएंगे, उसके बाद माइनस के 14x और ये प्लस के 49, ये 169 इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, बराबर के, तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, 2x स्क्वायर ऐसे माइनस के 14x ऐसे ही, 169 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के बचेंगे, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 16 में से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 120 बराबर 0। देखिए दोस्त यहाँ से हमें कॉमन दिख रहे हैं, क्या कॉमन दिख रहे हैं, 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बचेगा माइनस के 7x और यहाँ बचेगा 60 और बराबर 0। देखिए दोस्त ये 2 हैं, ये 0 के बटे में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 में पहुँच जाएंगे, तो 0 बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें दो संख्या ऐसी देखनी है जिनका अगर गुणा करें हम तो 60 बन जाए, और जोड़ें तो कितने बन जाना चाहिए 7। ठीक है, या घटाएं तो कितना बन जाना चाहिए 7। तो 12 और 5 दो संख्या ऐसी हैं, कौन कौन सी, 12 और 5, 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 7। देखिए लिखने का तरीका क्या है, x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 ऐसे ही बराबर 0। माइनस के 12 हमने इसलिए माने क्योंकि संख्या हमें माइनस की चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ माइनस मान लेंगे हम तो प्लस का प्राप्त हो जाएगा, हमें तो माइनस की चाहिए, तो माइनस की संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आ जाएगा x, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर निकल आया तो माइनस के 12 अंदर बचे, प्लस के 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बचा और यहाँ से बचा 12, 12 पंचे 60। देखिए दोस्त एक बार x माइनस 12 और एक बार x प्लस 5 बराबर 0, एक बार x माइनस 12 के बराबर में 0 और एक बार x प्लस 5 के बराबर में 0। ठीक है, x प्लस 5 के बराबर में 0। देखिए तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस के 12 और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 5। देखिए दोस्त x के हमें 2 मान निकले, x के कितने मान निकले हैं 2, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस वाली संख्या हम नहीं लेंगे। x बराबर 12, तो प्लस वाली संख्या हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या था हमसे सवाल में, हमसे पूछा था कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाओं का मतलब है कि कर्ण तो उन्होंने दिया है, ठीक है, हमें आधार और लंब बताना है कितना है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकल चुकी है। अब देखिए x की वैल्यू जैसे ही निकली तो हम लिख देंगे अतः आधार कितना माना था हमने x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आधार। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है x माइनस 7। ठीक है, तो x माइनस 7, x का मान कितना है 12 माइनस 7, 7 ऐसे ही 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 5, तो ऊंचाई क्या निकल आई हमारी 5। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये पाइथागोरस की प्रमेय है, इस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हम गुणनखंड विधि से x का मान निकालेंगे, और जैसे ही x का मान निकलता है हमारा तो उसके बाद ये दो भुजाएं हमसे पूछी थी, तो इन दो भुजाओं का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए
इस प्रश्नावली का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्नावली का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा है, चलिए उसको और हल कर लेते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, देखिए पूछ क्या रहा है हमसे, लास्ट में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ के मैं बता देता हूँ। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे साथ में, ठीक है। चूँकि निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेते हैं हम, निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है दोस्त। अब कह रहा है और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, देखिए प्रत्येक नग की लागत कैसे मानेंगे, देखिए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की, देखिए जो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। जो लागत है, ठीक है, जो लागत है एक दिन की, वो बर्तनों की जो संख्या है उसके दोगुने से, बर्तनों की संख्या क्या है, x, तो x का दोगुना हो जाएगा 2x, कितनी अधिक है, 3 अधिक है, ठीक है। अधिक में क्या करेंगे हम, प्लस 3 जोड़ देंगे, 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, ठीक है दोस्त, कितनी थी, 90 रुपये थी, तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्त। तो एक दिन की जो निर्माण लागत हो जाएगी, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x + 3, और निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x। देखिए अब क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को समझने का सबसे आसान तरीका है, मैं अपने उदाहरण के हिसाब से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें बर्तन बनाने हैं, मान लो 5 बर्तन बनाने हैं, ठीक है। कितने बर्तन बनाने हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या x है, देखिए हमने मान लिए 5 है, ठीक है। 5 बर्तन बनाने हैं हमको, और एक बर्तन की लागत आ रही है 4 रुपये, ठीक है दोस्त। एक दिन में हमें 5 बर्तन बनाने हैं और एक बर्तन की लागत आ रही है, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, ठीक है। एक नग की लागत आ रही है मान लीजिए 4 रुपये, तो 5 बर्तन बनाने में हमें कितनी लागत आ जाएगी, ठीक है, हमारा कितना खर्चा हो जाएगा। तो 4 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5 में, तो 20 रुपये का खर्चा हो जाएगा हमें 5 बर्तनों को बनाने में एक दिन में, ठीक है दोस्त। यही तरीका इस क्वेश्चन का है। अगर एक दिन में x बर्तन बना रहा है, अगर एक बर्तन की कीमत इतनी है तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा कि उसने कितने रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, एक दिन में उसने कितने रुपये खर्च कर दिए। देखिए प्रश्नानुसार आगे बढ़ेंगे, तो हमें कुल अगर खर्चा निकालना है, ठीक है, कि एक दिन में कितना खर्चा कर दिया उसने, तो x 2x + 3, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें टोटल खर्चा निकल आएगा, ठीक है। लेकिन टोटल खर्चा उसने किया कितना है, 90 रुपये, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन में कहा गया है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपये थी, ठीक है, और हमारी आ रही है a, ठीक है, जो अपना हमने माना है अपने हिसाब से, ठीक है, और क्वेश्चन में जो कहा गया है। अब देखिए x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x², x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x, और बराबर 90, 2x² ऐसे ही प्लस 3x ऐसे ही, इस 90 को इस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। देखिए दोस्त 90 दूनी 180, अब हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणा हम करें तो 180 आ जाना चाहिए। देखिए 180 कहाँ से आया, 90 का इसमें गुणा कर, गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि इस संख्या का इसमें पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद हम दोनों संख्याओं को सोचेंगे कि वो दोनों संख्या कौन सी हैं जिनका हम गुणा करें तो 180 आ जाए, और जोड़ें घटाएं तो कितने आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो देखिए मैं बता देता हूँ, 15 और 12 दो नंबर ऐसे हैं जिनका गुणा करेंगे तो 180 आ जाएंगे, तो 15 में से 12 घटा देंगे तो हमारा प्लस का 3 बच जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से। कैसे लिखेंगे, 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। देखिए अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस यहाँ से बचेगा 15, ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा कॉमन, या देखिए इन संख्याओं को क्या करो, इन संख्याओं को ऐसे लिख दो, ठीक है, पहली संख्या लिख दो 2x², ऐसी संख्या लिख दो कि ये दोनों आपस में कॉमन आ जाए। तो यहाँ आप संख्या लिख सकते हैं 12x, ठीक है, माइनस के 12x, और यहाँ लिख सकते हैं 15x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और माइनस के 90 बराबर 0। देखिए अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या है कि देखिए 12 यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, 15 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इन संख्याओं को ऐसे लिखेंगे कि ये दोनों इनमें से क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। देखिए 2 के पहाड़े में 12 आ रहा है तो 2 के साथ 12 को लिख दो, और 15 के पहाड़ा में कितने आ रहे हैं, 90, तो 15 के साथ 90 को लिख दो, तो हमें आसान हो जाएगा, ठीक है, हल करने में। तो यहाँ से जो है 2x कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ से 1x बचेगा, यहाँ से बचेगा तुम्हारा
6, 2 6 12, ठीक है। यहाँ से 15 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस की 6, ठीक है दोस्त, बराबर 0। अब देखिए x माइनस 6 इसको लिख देंगे एक बार, उसके बाद बचा 2x प्लस की 15, तो इसको लिख देंगे 2x प्लस की 15 और बराबर में क्या है 0। एक बार x माइनस 6 के बराबर में 0 और एक बार 2x प्लस 15 के बराबर में 0, तो x बराबर ये माइनस का 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे, 2x बराबर ये 15 को उस साइड लाइन जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, x बराबर माइनस की 15 2 आ जाएंगे बटे में, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 15 बटे 2, ठीक है दोस्त। तो देखिए माइनस वाली संख्या तो हमें लेनी नहीं, ठीक है। x का मान कितना निकला हमारा 6, ठीक है। तो देखिए x का मान हमारा 6 निकला है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो निर्मित बर्तनों की संख्या थी एक दिन में कितने बर्तन बना रहे थे वो 6, ठीक है। दोनों आंसर हम निकाल सकते हैं। और प्रत्येक नग की लागत मतलब एक बर्तन बनाने की जो लागत थी, जो खर्चा था वो कितना था, x की जगह कितना रख देंगे 6, कितना रख देंगे 6 प्लस के 3, देखिए 2 6 12 और 3 15, तो ये आ जाएगा 15। मतलब एक बर्तन को बनाने का खर्चा है 15 रुपया, एक बर्तन को बनाने का खर्चा है 15 रुपया, और एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं 6 बर्तन बन रहे हैं। अगर हमको यहीं पर सत्यापित करना है, हमें जांच करना है कि वास्तव में ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो हम जांच कर सकते हैं। देखिए उसने कहा है क्वेश्चन में कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, मतलब उसका जो बर्तन बनाने का एक दिन का खर्चा आया था वो 90 रुपये आया था। अब देखिए 90 रुपये यहाँ पर आ रहा है हल करने के बाद या नहीं आ रहा है, वो हम चेक करेंगे। कैसे, मान लो एक दिन में वो कितने बर्तन बना रहा है 6, और एक बर्तन की जो लागत है, एक बर्तन को बनाने का खर्चा है 15 रुपया, तो 6 बर्तन को बनाने का खर्चा कितना आ जाएगा, 15 छिक्का कितने होते हैं 90, ठीक है। तो 90 ही हमारा जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा ये जो आंसर आए हैं, ठीक है, कि प्रत्येक नग की लागत एक दिन की 15 रुपया है, ठीक है, और एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं 6, टोटल लागत आ जाएगी 90 रुपया, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। प्रश्नावली 4.2 के सारे इस क्वेश्चन हमने हल कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अब उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के साथ कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।